मेरे पिता नारायण जी। जब मैं उनका नाम लेता हूं तो मन में एक पूरा सागर उमड़ पड़ता है, त्याग का, प्रेम का और उस अकेलेपन का जिसे उन्होंने बरसों तक अपने अंदर दबा कर रखा। वे जयपुर के रहने वाले हैं, उम्र 65 साल, लेकिन चेहरे की झुर्रियों के बावजूद उनमें एक अजीब सी रोशनी है। वही रोशनी जो उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। माँ के जाने के बाद उन्होंने हमें अकेले पाला। मैं तब सिर्फ 14 साल का था और मेरा छोटा भाई 10 का। हमारी माँ कैंसर से चली गई थी। वो दिन आज भी याद है जब पिताजी चुपचाप कमरे में बैठे थे, माँ के कपड़े बक्से में रख रहे थे और बार बार रुमाल से आंखें पोंछ रहे थे ताकि हम बच्चों को रोते हुए न दिखें। उस दिन से उन्होंने माँ की जगह भी निभाई और बाप की जगह भी। उन्होंने हमें खिलाया, पढ़ाया, डांटा भी, और हर बार जब हम बीमार पड़ते तो रात रात भर हमारे सिरहाने बैठे रहते। उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। जब भी किसी ने कहा, नारायण अब तो बच्चों को भी बड़ा हो गए हैं, तुम भी अपनी जिंदगी संभाल लो, वे मुस्कुरा देते, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती मान लेता है पर फिर वही गलती दोहराने वाला नहीं होता। कहते, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया हैं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। वक्त गुजर गया, हम दोनों भाई बड़े हो गए, नौकरियां लगीं, शादियां हुईं, बच्चे हुए, जिंदगी का चक्र चलता रहा। लेकिन उस चक्र के बीच कहीं न कहीं पिताजी अकेले पड़ गए। वो वही इंसान थे जो पहले मोहल्ले के हर बच्चे को नाम से जानते थे, जो शाम को पार्क में बैठकर चाय पीते हुए हंसी मजाक करते थे। लेकिन अब वे ज्यादा बात नहीं करते थे। उनकी दिनचर्या में सन्नाटा उतर आया था। सुबह उठते, मंदिर जाते, अखबार पढ़ते, फिर खिड़की के पास बैठ जाते जहां से गुलाबी शहर की गलियां दिखती थीं, लाल हवेलियां, पुराना घंटा घर और नीचे जाती ट्राम की आवाज। वे घंटों वहीं बैठे रहते, बिना कुछ बोले। कभी कभी जब मैं और मेरा भाई छुट्टियों में जयपुर आते तो पिताजी अचानक जीवंत हो जाते। हमारे बच्चों को देखकर उनकी आंखें चमक उठती, जैसे जिंदगी की लौ फिर से जल उठी हो। वे खाना बनाते, पुरानी यादें सुनाते, बच्चों को गोद में लेकर कहते, देखो इनसे मेरा बचपन लौट आता है। लेकिन जैसे ही हम वापस अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते, घर फिर से सन्नाटे में डूब जाता। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मेरे छोटे भाई ने धीरे से कहा, भैया क्या आपने गौर किया है, पिताजी अब ज्यादा चुप रहने लगे हैं। मैंने कहा, हाँ शायद अकेलेपन की वजह से, माँ को गए सालों हो गए। वो बोला, मुझे डर लगता है कि वो अंदर से टूट न जाए, हमें कुछ करना चाहिए। शुरुआत में ये बात अजीब लगी। हमारे पिता जो इतने मजबूत थे, जिन्होंने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, क्या वो अब किसी साथी की जरूरत महसूस कर रहे होंगे? लेकिन फिर हमने उनके कमरे की दीवारों को देखा। वहां अब ना कोई नई तस्वीर थी, न कोई मुस्कान, बस पुराने फ्रेमों में कैद यादें थीं। माँ की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलती रहती, लेकिन कमरे में मानो वक्त थम गया था। कई हफ्तों तक हमने सोचा कि क्या किया जाए। फिर एक दिन भाई ने कहा, भैया क्यों ना हम उनके लिए कोई साथी ढूंढें जो उनका ख्याल रख सके, उनसे बात कर सके। मैं चौंक गया, मतलब फिर से शादी? वो बोला, हाँ हमें उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो अब अकेले हैं, किसी को चाहिए जो उनके साथ हो। मैंने पहले मना किया, उनकी उम्र हो गई है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या लोग हमारे पिता के उस अकेलेपन को महसूस कर पाएंगे जो हम देख रहे हैं? क्या कोई उनकी वो खाली नज़रों को समझेगा जो हर शाम दरवाजे पर टिक जाती थीं जब हम सब लौट जाते थे? नहीं, ये सिर्फ हम समझ सकते थे। हमने जब ये बात पिताजी से की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अब मेरी उम्र में कौन शादी करता है? हमने बहुत धीरे से समझाया, पापा ये सिर्फ शादी नहीं है, ये साथ है। हमें सुकून रहेगा कि कोई आपके साथ है जो आपकी देखभाल कर सके। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर कहा, किसी को मेरे बुढ़ापे की चिंता क्यों होगी? मैंने जवाब दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अकेले न रहें। आखिरकार बहुत मनाने के बाद उन्होंने हामी भर दी। हमने रिश्ते देखने शुरू किए।
ज्यादातर लोग हंसकर मना कर देते, 65 साल के आदमी से कौन शादी करेगा। लेकिन फिर एक दिन रेखा मिली। रेखा जयपुर में ही एक किंडरगार्टन टीचर थी। उम्र 45 साल, विनम्र, सादी, लेकिन चेहरा बेहद शांत। उसके हाव भाव में एक सच्चाई थी। उसने कभी शादी नहीं की थी, शायद जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा। जब उसने कहा कि वो किसी अकेले इंसान का साथ देने को तैयार है, तो हमें उम्मीद की एक किरण दिखी। शादी का दिन आया। घर में इतने सालों बाद शहनाई की आवाज गूंजी। पिताजी ने नई शेरवानी पहनी थी, क्रीम रंग की, और उनके बालों में हल्की मेहंदी लगी थी जो उन्हें और जवान दिखा रही थी। सब रिश्तेदार आए हुए थे, कुछ हैरान थे, कुछ खुश। रेखा ने सफ़ेद क्रीम साड़ी पहनी थी। बहुत सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़े और पिताजी ने रेखा की मांग में सिंदूर भरा, तो मुझे लगा जैसे हमारे घर में माँ की मुस्कान लौट आई हो। सबने आशीर्वाद दिया। पिताजी इतने खुश लग रहे थे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सर्दी के बीच कोई गर्म धूप पा ली हो। शाम की पार्टी में जब सब खाना खा रहे थे, पिताजी बार बार हंस रहे थे। लोग मजाक कर रहे थे। नारायण जी तो जवान हो गए। मैं और मेरा भाई हंसते हुए बोले, देखो पापा तो आज दूल्हे से ज्यादा चमक रहे हैं। रात को जब सब थक गए, पिताजी ने रेखा का हाथ थामा और बोले, चलो अब आराम करते हैं। और फिर दोनों कमरे की ओर चले गए। हम सब ने ठहाका लगाया। मैंने भाई से कहा, पिताजी तो पूरी तरह से रोमांटिक मूड में हैं। भाई बोला, भैया उम्र बस नंबर है। हम सब हंसते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद घर में सन्नाटा छा गया और फिर कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगी। पहले धीमी, फिर जोर जोर से। हम सब चौंक गए। चाची की आवाज थी। मैं भागा और दरवाज़ा खटखटाया। पापा सब ठीक है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ रोने की आवाज़। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरा दिल थम गया। रेखा कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुईं, चेहरा आंसुओं से भीगा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मेरे पिता बिस्तर पर बैठे थे, चेहरा लाल, कपड़े बिखरे, नजरें झुकी हुईं। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने प्रेम और डर दोनों को एक साथ बांध दिया हो। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? रेखा कांपती आवाज में बोली, मैं नहीं कर सकती, मुझे इसकी आदत नहीं है। पिताजी बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस गले लगाना चाहा था। वो रोने लगी। मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। उनकी आवाज़ टूट रही थी। मैं वहां खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि किसे संभालूं। भाई ने रेखा को संभाला। मैं पिताजी के पास गया। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नीची थीं। उस पल मुझे लगा जैसे जिंदगी का बोझ उनके कंधों पर फिर से लौट आया हो। रेखा धीरे धीरे सिसकते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी की पहली रात इतनी डरावनी लगेगी। मैं बस डर गई थी। हमने दोनों को थोड़ा शांत किया। वो रात बहुत भारी थी। कोई कुछ नहीं बोला, बस कमरे की दीवारें सब कुछ सुन रही थीं। उन सिसकियों को, उन झिंझकों को और उस खामोश माफी को जो दोनों की आंखों में थी। उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं आई। बाहर बारिश होने लगी थी। बालकनी के पास रखी कुर्सी पर पिताजी बैठे थे। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। मैं बस दूर से उन्हें देखता रहा। उस पल मुझे एहसास हुआ, बुढ़ापे का अकेलापन कभी सिर्फ इंसान को नहीं खाता, वो उसकी आत्मा तक को सूखा देता है। और जब अचानक कोई साथी आता है तो उस सूखेपन में भी शर्म, डर और उम्मीद का संगम हो जाता है। वो रात बस चुप्पियों में कट गई और सुबह नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। सुबह का सूरज जयपुर की पुरानी हवेली के झरोखों से झांक रहा था। हल्की धूप कमरे में उतर रही थी, लेकिन हवा में अब भी पिछली रात की बेचैनी घुली हुई थी। आंगन में तुलसी के पास अगरबत्ती जल रही थी और उसके धुएं के बीच घर का सन्नाटा एक अजीब सा दर्द समेटे था। मैंने देखा पिताजी अब भी बालकनी में बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे और कपड़ों पर नींद की कोई लकीर नहीं थी। रेखा चुपचाप रसोई में थी, शायद खुद को किसी काम में उलझाकर अपनी थकान और डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से पिताजी के पास जाकर पूछा, पापा रात में कुछ मत सोचिए,
बस थोड़ा आराम कर लीजिए। उन्होंने मुझे देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। वो बहुत डर गई थी। मैं बस पास जाना चाहता था ताकि उसे लगे कि वो अकेली नहीं है, पर शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, कभी कभी वक्त को वक्त देना पड़ता है पापा। रेखा चाची आपकी पत्नी है, लेकिन उससे भी पहले वो एक इंसान है, और इंसान को अपनापन महसूस करने में वक्त लगता है। थोड़ी देर बाद रेखा बाहर आई। उसने साधारण गुलाबी साड़ी पहनी थी। आंखों में नींद और झिझक दोनों थे। पिताजी ने उसे देखते ही नजरें झुका लीं, जैसे किसी बच्चे ने गलती की हो। रेखा ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेज पर चाय रख दी और बोली, चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज में वो अपनापन तो था, पर उसके पीछे झिझक की दीवार भी थी। उस दिन हमने ज्यादा बात नहीं की। दोपहर को जब मैं कमरे में गया तो देखा पिताजी पुरानी डायरी निकालकर कुछ लिख रहे थे। मैंने पूछा, क्या लिख रहे हैं? वो बोले, बस कुछ यादें। माँ के बाद कभी किसी के साथ रहने की आदत ही नहीं रही। अब अचानक किसी को सामने देखता हूं तो खुद को समझ नहीं पाता। शायद मैं खुद ही भूल गया हूं कि साथ का मतलब क्या होता है। उनकी आंखों में जो नमी थी वो आंसुओं से नहीं, बल्कि उस खालीपन से भरी थी जो बरसों से भीतर जमा था। शाम को मैंने तय किया कि अब मुझे दोनों से खुलकर बात करनी ही होगी। मैंने पिताजी और रेखा दोनों को बालकनी में बुलाया। धूप ढल रही थी और हवा में वो ठंडक थी जो जयपुर की शामों में हमेशा रहती है। मैंने धीरे से कहा, पापा, चाची, जो हुआ वो बस एक रात की बात थी। उसे पीछे छोड़ दीजिए। जिंदगी को दोबारा शुरू करने में कोई शर्म नहीं है। प्यार या अपनापन जबरदस्ती नहीं होता, वो धीरे धीरे आता है। रेखा की आंखें नीचे थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी शादी नहीं की थी, बच्चों से घिरी रहती थी, मगर जब ये रिश्ता आया तो लगा कि शायद अब मुझे भी किसी का साथ मिलेगा। पर जब कल रात पापा पास आए तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैं डर गई। शायद मैंने बहुत साल अकेले रहते रहते दीवारें खड़ी कर ली हैं अपने अंदर। पिताजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोले, रेखा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, न प्यार न अपनापन। मैं बस चाहता हूं कि हम एक दूसरे को जानें। अगर तुम्हें समय चाहिए तो लो, मैं इंतजार कर सकता हूं। उस पल मुझे लगा कि मेरे पिता सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी नहीं, बल्कि वो इंसान हैं जिसने जिंदगी के सारे सबक अपने अकेलेपन में सीखे हैं। उन्होंने सम्मान करना सीखा है, और वो भी तब जब वो खुद टूटे हुए हैं। उसके बाद के कुछ दिन बहुत शांत बीते। रेखा सुबह सुबह उठकर मंदिर में फूल चढ़ाती और पिताजी अखबार लेकर बैठ जाते। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ हल्की बातचीत शुरू हुई। आपको चाय कैसी पसंद है? किताबें पढ़ते हैं? आज स्कूल में बच्चों ने क्या शरारत की? ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो दो अजनबियों के बीच पुल बनाती हैं। एक दिन मैंने देखा दोनों बालकनी में बैठे थे। रेखा ने उनके लिए अदरक की चाय बनाई थी और पिताजी हंसते हुए कुछ सुना रहे थे, शायद कोई पुरानी कहानी जिसमें माँ का जिक्र था। उस हंसी में झिझक तो थी, पर उसके पीछे एक नया सुकून भी था। दिन बीतते गए। अब पिताजी सुबह सुबह उनके साथ सेंट्रल पार्क जाते, कभी बेंच पर बैठकर बातें करते, कभी बच्चों को खेलते हुए देखते। रेखा की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक हल्की चमक थी। पिताजी भी अब ज्यादा मुस्कुराने लगे थे। मुझे याद है, एक दिन मैंने दरवाजे से झांक कर देखा, रेखा पिताजी के लिए स्वेटर बुन रही थी। पिताजी अखबार पढ़ते हुए बोले, ज्यादा टाइट मत बुनना, मुझे गला घुटता है। और दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर मेरे अंदर कुछ पिघल गया। इतने सालों बाद मैंने अपने पिता को जीते हुए देखा था, लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। पिताजी अचानक बीमार पड़ गए। हल्का बुखार था, लेकिन उनकी उम्र देखकर हम घबरा गए। रेखा पूरी रात उनके पास बैठी रही, माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, पानी पिलाती। जब मैं अंदर गया तो देखा पिताजी की आंखें बंद थीं और रेखा उनके हाथ थामे धीरे धीरे कह रही थी, अब कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूं।
उस वक्त मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ गले लगाने या साथ सोने से नहीं आता। वो उस पल आता है जब कोई किसी की देखभाल करता है, बिना किसी स्वार्थ के। अगली सुबह जब पिताजी उठे, उन्होंने मुस्कुराकर रेखा की ओर देखा और बोले, धन्यवाद। बहुत दिन बाद किसी ने मुझे इस तरह छुआ, बिना डर के। रेखा की आंखें भर आईं, उसने सिर झुका लिया। अब उनके बीच वो दीवारें नहीं थीं। एक नया रिश्ता आकार ले रहा था, जो मजबूरी से नहीं बल्कि समझ और धैर्य से बना था। धीरे धीरे उन्होंने साथ में चीजें करना शुरू किया। रेखा उन्हें किंडरगार्टन लेकर जाती, जहां पिताजी बच्चों के साथ हंसी मजाक करते। बच्चे उन्हें दादाजी कहकर पुकारते। वो खिलौनों की मरम्मत करते, बच्चों को कहानियां सुनाते। वहां से लौटकर दोनों शाम को घर की छत पर बैठ जाते। रेखा कहती, बच्चों के साथ रहकर दिल हल्का हो जाता है ना? और पिताजी जवाब देते, हाँ, लगता है जिंदगी अभी भी मुस्कुरा रही है। समय गुजरता गया। एक दिन मैं जयपुर से लौट रहा था तो पिताजी मुझे गले लगाकर बोले, बेटा, अब मैं ठीक हूं, अब अकेला नहीं हूं। रेखा उनके बगल में खड़ी थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उसने कहा, अब ये हर सुबह पार्क जाते हैं, हर शाम बच्चों को कहानी सुनाते हैं और रात को मुझे अखबार पढ़कर सुनाते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि जिंदगी सिर्फ जवानों की नहीं होती। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने मन ही मन कहा, माँ, तुम जहां भी हो देखो। पिताजी फिर से मुस्कुरा रहे हैं। अब पिताजी का घर फिर से जिंदा था। दीवारों पर हंसी गूंजती थी, कमरे में चाय की खुशबू होती थी और रेखा की आवाज़ पूरे घर में एक मीठी लय की तरह फैल जाती थी। जब भी मैं जाता, पिताजी कहते, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है बेटा, बस तुम लोग खुश रहो। उस दिन रात को जब सब सो गए, मैं बालकनी में अकेला बैठा था। हवा में ठंडक थी, पर दिल में एक गर्मी थी, वो गर्मी जो सिर्फ अपनापन दे सकता है। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन में एक सवाल आया, क्या हर अकेला इंसान किसी न किसी रेखा का इंतज़ार करता है? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी वो इंतज़ार खुद हमें बदल देता है। कभी पिताजी कहा करते थे, प्यार सिर्फ जवानी में नहीं होता बेटा, असली प्यार तब होता है जब दो लोग एक दूसरे की चुप्पी को भी समझ लें। अब मैं समझ गया था कि वो सही थे। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं तो सोचता हूं, वो सुहागरात नहीं थी जिसने मेरे पिता की जिंदगी बदल दी, बल्कि वो हर सुबह थी जब उन्होंने किसी के साथ चाय पीते हुए मुस्कुराना सीखा। वो हर शाम थी जब दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन गए। 65 साल के एक आदमी और 45 साल की एक औरत की कहानी शायद किताबों में जगह न पाए, लेकिन उनके बीच जो समझ थी वो किसी भी प्रेम कथा से गहरी थी। क्योंकि जिंदगी के इस पड़ाव पर प्यार का मतलब सिर्फ छूना नहीं, बल्कि साथ निभाना होता है। कभी कभी रिश्ते सिखाते हैं कि इंसान को जवान होने की नहीं, बस किसी के होने की ज़रूरत होती है। और अब जब मैं हर बार जयपुर जाता हूँ, पिताजी बालकनी में बैठे मिलते हैं, रेखा बगल में चाय लेकर आती हैं, दोनों मुस्कुराते हैं और मैं सोचता हूँ शायद यही वो मंजिल थी जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। एक साथी जो बिना बोले समझ ले कि अब चाय में चीनी थोड़ी कम चाहिए और बातें थोड़ी ज़्यादा।